कैसे हैं आप लोग। आज अपन बात करने वाले हैं सीईटी में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में। तो बिना किसी देरी के करते वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आनुवंशिकी का परिचय और आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम बेटसन ने द्वारा वर्ष 1905 में किया था। फिर वंशागति क्या होती है। माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। विविधता एक ही माता पिता के संतानों या एक ही प्रजाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले शारीरिक जीनी अंतरों को विविधता कहते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने उद्यान मास्टर पर 7 वर्षों 1856 से 1863 तक ऐतिहासिक संकरण प्रयोग किए थे। फिर मेंडल द्वारा मटर का पौधा चुनने का मुख्य कारण क्या था। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ है। यह प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होता है, परंतु कृत्रिम रूप से परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले कई विपरीत या विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं, इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना था। महत्वपूर्ण शब्दावली। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करती है। मेंडल ने इसे कारक कहा था। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। दूसरी युग्म विकल्पी। एक ही जीन के 2 विपरीत रूपों को एलील कहते हैं, जैसे लंबाई के लिए टी लंबा और टी के लिए टी बोना। फिर फेनोटाइप। किसी जीव के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण जैसे लंबा पौधा गोला बीज को फेनोटाइप कहते हैं। फिर जीनोटाइप। किसी जीव का आंतरिक आनुवंशिक संगठन या जीनी संरचना जैसे टी कैपिटल टी स्मॉल या दोनों टी स्मॉल। फिर समयुग्मजीव। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान हो जैसे शुद्ध लंबा टीटी या शुद्ध बोना स्मॉल टीटी। फिर विषम युग्मजीव। जब किसी लक्षण के दोनों जीन विपरीत हो जैसे अशुद्ध संकर लंबा टी कैपिटल और टी स्मॉल। आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए व आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डेक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अधिकांश सजीवों के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ में होता है। यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर डीएनए का रासायनिक संगठन। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर बनता है। पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा है फॉस्फेट समूह, यह डीएनए को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन में एडेनिन तथा ग्वानिन जी। फिर है पिरिमिडिन, यह थाइमिन टी तथा साइटोसिन सी होता है। क्षारक युग्मन नियम क्या है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा A=T तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा G=C जुड़ता है। अतः कुल प्यूरिन कुल पिरिमिडिन के बराबर होता है A+G=T+C। फिर आता है आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सामान्य एकरुज्जु संरचना होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा तथा थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए में फिर 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एम स्मॉल। फिर आरएनए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको। डीएनए से आनुवंशिक कूट को राइबोसोम तक पहुंचाना कुल आरएनए का 5% काम यह करता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। फिर ट्रांसफर आरएनए, अमीनो अम्ल को खोजकर प्रोटीन निर्माण स्थल राइबोसोम पर लाना, यह सबसे छोटा आरएनए। फिर रिबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का निर्माण करना तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सर्वाधिक 80%। फिर सेंट्रल डोगोमा
अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए ट्रांसलेशन प्रोटीन होता है। फिर आता है इसमें अनुवांशिकता में गुणसूत्र की संरचना एवं विशेषताएं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में धागेनुमा संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इसकी खोज वोल्डेयर ने 1888 में की थी। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों का वर्गीकरण कैसे होता है? मानव की प्रत्येक कायिक कोशिका में 46 गुणसूत्र 23 जोड़े में पाए जाते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑटोसोम्स अलिंग गुणसूत्र कुल 22 जोड़े में 44 गुणसूत्र ये महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं और शारीरिक लक्षणों, रंग, लंबाई आदि का निर्धारण करते हैं। फिर एलोसोम्स लिंग गुणसूत्र कुल 1 जोड़ा होता है। 2 गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र समरूप होते हैं XX, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र भिन्न होते हैं XY। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन के समय पुरुष का कौन सा शुक्राणु अंडकोशिका से मिलता है। माता का अंडाणु 22+X, पिता का शुक्राणु 22+X। युग्मजन बनेगा इन दोनों से 44XX। संतान के लिए पुत्री होने की संभावना है। अगर 22X पिता का शुक्राणु 22Y इक्वल टू बनेगा 44XY तो पुत्र होने की संभावना है। वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट है कि बच्चे का लिंग निर्धारण पूर्णतः पिता के गुणसूत्र Y गुणसूत्र द्वारा होता है, क्योंकि माता के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं। अतः लिंग का निर्धारण के लिए महिलाओं को उत्तरदायी ठहरना सामाजिक रूप होता है और वैज्ञानिक रूप से गलत है। पक्षी, इनमें नर समकालीन Z तथा मादा विषयकालीन ZW होती है। यह लिंग निर्धारण मादा द्वारा होता है। मधुमक्खी में इनमें लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की संख्या द्वारा होता है, नर अगुणित व मादा द्विगुणित। मेंडल की पोल फॉर गति के नियम क्या था? मेंडल के वंशीगत के 3 नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधे में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, अभावी लक्षण t छिपा रहता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक बनते समय दोनों विपरीत लक्षण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही लक्षण आता है। यह नियम सार्वभौमिक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। फिर स्वतंत्र अपव्यन का नियम, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण रूप से वंशागत होता है। अपवाद क्या है? संलग्नता या लिंकेज। फिर संकरण के प्रकार एवं अनुपात में पहला है एक संकरण, ठीक है, जब केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे पौधे की लंबाई tt और बोना पौधा tt को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में फेनोटाइप अनुपात बारिश स्वरूप 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बोना पौधा बनता है। F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात जीनी संरचना के लिए 1:2:1 होता है। 1 tt 2 tt और 1 tt। फिर इसमें आता है द्विसंकरण, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे बीज का आकार व रंग गोला पीला RRYY इंटू जुरीदार हरा r को आधार मानकर क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। 9 गोले पीले होते हैं, 3 गोले हरे होते हैं, 3 जुरीदार पीले और 1 जुरीदार हरा बीज होता है। किसमें? द्विसंकरण में। परीक्षा में क्या पूछ सकते हैं? बैक क्रॉस, जब F1 पीढ़ी को क्रॉस किसी भी जनक से कराया जाए। टेस्ट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी t और T का क्रॉस केवल शुद्ध अप्रभावित जनक TT से कराया जाता है तो इसे टेस्ट को क्रॉस कहते हैं। इसका अनुपात हमेशा 1:1 होता है, ठीक है। फिर आता है रक्त समूह के अनुवांशिकी। एबीओ रक्त समूह प्रणाली। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने वर्ष 1900 में की थी। रक्त समूह का नियंत्रण जीन आइसोगोल्टुजेन द्वारा होता है जिसके 3 एलील IA, IB और IO होते हैं। यह बहुविकल्पता और सहप्रभाविता का उत्कृष्ट उदाहरण है। रक्त समूह ए होता है। ए में संभावित जीनोटाइप जो होते हैं वो AA, IA या IVAI, ठीक है। RBC और एंटीजन पर क्या होता है? एंटीजन ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी। फिर रक्त समूह बी IB या IB या II, इसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। फिर आता है AB IA IB, एंटीजन AB और दोनों होते हैं, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं बनती है।
ओ में आई होता है, सिर्फ कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी और भी दोनों बनती है। RH कारक इसकी खोज लैंडिस्टर एवं विनर ने 1940 में रिसर्च बंदर में की थी। जिन व्यक्तियों में यह एंटीजन पाया जाता है RH+ लगभग 85% भारतीय तथा जिनमें नहीं पाया जाता है वह RH कहलाते हैं। सर्वदाता O को कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन और RH कारक नहीं पाया जाता। सर्वग्राही AB पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। फिर आता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यह रक्त अनुवांशिकी से जुड़ी एक गंभीर चिकित्सालय स्थिति है जो केवल तब उत्पन्न होती है जब शर्त क्या है, पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो। परिणाम क्या है, प्रथम संतान सामान्य पैदा होती है परंतु प्रसव के समय माता पिता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन जाती है। दूसरी गर्भावस्था में यदि शिशु को पुनः RH+ हो तो माता को एंटीबॉडी शिशु का लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे गर्भ में ही शिशु की मृत्यु या तीव्र एनीमिया पीलिया से ग्रसित हो जाता है। उपचार क्या है, प्रथम प्रसव 72 घंटे के भीतर एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर अनुवांशिक विकार, मानव में जीनों या गुणसूत्रों की संरचना संख्या में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों अनुवांशिक विकार आते हैं। इन्हें मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है मेंडेलियन। यह एक ऐसी जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं तथा मेंडल के नियमों के अनुसार वंशागत होते हैं। वर्णांधता, यह एक संगलन अप्रभावी रोग है। इससे ग्रसित रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसकी वाहक हमेशा महिला होती है। फिर हीमोफीलिया, इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने में पाई गई थी। यह एक संगलन अप्रभावी रोग है। इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता जिससे लगातार रक्तस्राव होता रहता है। फिर सिकल सेल एनीमिया, स्वायत्त अप्रभावी रोग बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी के कारण ऑक्सीजन की कमी होने पर लाल रक्त कोशिकाओं RBC का आकार हंसिया के समान हो जाता है। फिर गुणसूत्री विकार, ये गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला रोग है डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र से 21वीं जोड़ी में एकाधिक सूत्रा, कुल गुणसूत्र 45 XY = 47। इसका प्रभाव क्या है, लक्षण क्या है, मंगोलियाई जड़ बुद्धिता, छोटा कद, खुला मुंह, मानसिक विक्षिप्तता डाउन सिंड्रोम रोग के कारण है। फिर टर्नर सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्र में X की कमी, 44 + 100 = 45। केवल महिलाओं में बांझपन, अल्प विकसित स्तन और गर्भाशय छोटा। फिर एक क्वाइलेफेडर सिंड्रोम, नर में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आना, 44 + XY 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। केवल पुरुषों में अल्प विकसित वसन, पुरुषों में स्तनों का विकास और बांझपन। पट्टो सिंड्रोम, 13वीं जोड़ी, ठीक है, इसमें गुणसूत्र 47 ऊपरी होठ के बीच से कटना मस्तिष्क का विकार पट्टो सिंड्रोम रोग का कारण है। परीक्षाओं में गुणसूत्र संख्या सीधे पूछी जाती है। डाउन में होती है 46, क्लीनेफेल्टर में होती है 47, टर्नर में होती है 45। टर्नर सिंड्रोम एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य 45 गुणसूत्रों के साथ जीवित रह सकता है। यह था अपना एक और साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुवांशिकी, आज अपने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।